हिंदी का पद का अध्याय 10 देखने वाले हैं, अक्षर ज्ञान अनामिका। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आज हम लोग आज का कोट ऑफ द डे देखेंगे कि बड़े बदलाव करने के लिए आपको बड़े लक्ष्य पाने के लिए आपको छोटे छोटे बदलाव करने पड़ते हैं। अगर आप छोटे छोटे बदलाव बड़ी कामयाबी अगर पाना चाहते हैं तो छोटी छोटी बदलाव आपको करते रहना होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे और कामयाब हो सकेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 में। 10 है अक्षर ज्ञान अनामिका, कविता के साथ। इस प्रश्न के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि अक्षर ज्ञान में अनामिका जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में 3 उपस्थितियां स्पष्ट करें कि वे कौन है, कौन कौन सी है। अर्थात 3 उपस्थिति आपको स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है कि कौन कौन सा उपस्थिति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थिति आई है। प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थिति को बताया गया है। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश की वातावरण में प्रारंभ हुई, जहां अक्षर की रेखांकन प्रारंभ से अंत तक सिमटती व सिकुड़ती क ख के चित्र अंकित करती है। उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ती है और तत्पश्चात अंत में विकास क्रम में उपस्थित होता है, जहां निरंतर आगे बढ़कर अक्षर को मूर्त रूप देने का प्रयास सफल हो जाता है। अर्थात अक्षर ज्ञान के विषय में बताया गया है, हमें 3 स्टेप याद रखना है, प्रवेश, बोध और विकास। पहले प्रवेश, फिर बोध और उसके बाद फिर उसका विकास होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो अनामिका जी के माध्यम से हम समझेंगे कविता में क का विवरण क्या है। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि जिसे लिखने में अभ्यास पुस्तिका की चौखट खोटी पर जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। चौखट क्या हो जाती है लिखने में, क में छोटी हो जाती है। कर्म पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसल कर भरा होता है, अतः क को कबूतर मानकर प्रतीकात्मक रूप से अक्षर बोध कराने के सरलतम मार्ग का चित्रण किया गया। इस प्रकार क की चर्चा में व्यापकता का भाव निहित दिखाई पड़ता है। अर्थात इस अनामिका जी एक छोटे से क के माध्यम से बताई जा रही है प्रवेश बोध में कैसे और बोध और विकास कैसे हो जाता है। तो इसको छोटे से क को कैसे हम जो कबूतर के माध्यम से जोड़कर बच्चे को बता सकते हैं, जिससे वह जो है उसको प्रतीकात्मक रूप में आसानी से समझ पाएगा। क्वेश्चन है 3 नंबर, खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खालिस बेचैनी खरगोश की है। अब यहाँ खालिस बेचैनी किसका है, खरगोश का है। क सीख कर अब यहाँ ख सीखने के कर्म पथ पर, जैसे क के बाद क्या आएगा तो ख आएगा, तो ख के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ बालक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है। और क सीखने के बाद बालक बहुत जल्द ख सीखने को बेचैन होता है, अतः आशा और विश्वास में वृद्धि होती है, जो आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह को भरती है। अर्थात यहाँ पे अनामिका जी बताना चाह रही है, बच्चे क सीखने के बाद उसको आगे अनायास आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसकी जिज्ञासा के माध्यम से हम देखते हैं कि वो सीखने के प्रति कितना उत्सुक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेटे के लिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेटे के लिए र क्या है और क्यों। बेटे के लिए र क्या है और क्यों। यहाँ पे र बड़ी र की बात हो रही है, तो इसको अड़ उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पे बेटे के लिए अड़ क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो बेटे के लिए अड़ उसके गोद में बैठने वाली माँ है। कठिनाइयों का सामना करता हुआ बच्चा थके हुए अवस्था में आगे बढ़ता है, तब माँ स्नेह से गोद में बिठाकर सांत्वना देती हुई आशा की किरण जगाती है। अरव भी कौक से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है, वहां स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है। अर्थात इस अड़ों को बड़े अच्छे माध्यम से अनामिका जी ने समझाने का माध्यम क्या है, जब बच्चा क से प्रारंभ करके घ तक जाता है तो वहां तक उसका मन जो है अब व्याकुल होने लगता है, अर्थात उसका मन अब थकने लगता है। और जैसे ही अड़ो आता है तो उसको शांति मिलता है कि चलो क वर्ण तो हमने सीख लिया, क वर्ण तो हमने सीख लिया, और यहाँ पे उसको शांति मिलती है, जैसे उसको एक बच्चे को माँ के गोद में शांति मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। तो यहाँ संघर्षशीलता का चित्रण किया गया है। सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है, और जिस क्रम में बालक थक जाता है क से लेकर घ तक
तो सीखते हुए अ सीखने का प्रयास करता है, करना कठिन हो जाता है, और जब वो अ तक पहुंचता है तो उसको कठिन लगने लगता है। यहाँ वह पहले पहले विफल होता है, और यहाँ वह विफल होता है और आंसू आने लगता है, क्योंकि जब आप विफल होते हैं तभी आपके आंखों से आंसू छलकने लगता है। तो यहीं पे बताया गया है, जब बालक क्या होता है, क से घ तक पहुंचता है तो अ तक उसको विफलता महसूस होने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कर्म पथ पर या जीवन पथ पर जब बच्चा अग्रसर होता है और संघर्ष करते हुए निरंतर उठने लगता है, चलने का प्रयास करते हुए माँ के निकट जब जाता है, तब स्नेह का आश्रय पाकर ममत्व के निकट होकर रो देता है। तो यहीं पे बताने का प्रयास किया गया है कि जब बच्चा अ तक पहुंचता है, अर्थात जब बच्चा विफल होता है, तब उसके आंखों में आंसू आती है। अब यहाँ अर्थात यहाँ पे एक बच्चे का भाव को बताने का प्रयास किया गया है कि एक बच्चा कैसे अपनी माँ के पास अपने दुख को ले जाके रोने लगता है, उसी प्रकार इस भाव को बताने गया है। एक बड़ा बालक भी जब क्या होता है, विफल होने लगता है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए। अब ये शायद अवयव का प्रयोग क्यों किया गया है, इसके माध्यम से आपसे पूछा गया। इसका सही उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत कविता में अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया एक चित्रात्मक शैली में दिया गया है। यह सृष्टि के विकासवाद सूत्र उपस्थित करता है। सीखने के क्रम में जो 3 उपस्थितियां उत्पन्न हुई है, वह विकास का ही घोतक है। अर्थात सीखने के क्रम में हम लोगों को पता है कि जो 3 उपस्थिति दिया गया है, वही क्या है, विकास का घोतक है। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि जो अक्षर ज्ञान के लिए बच्चों का मशक्कत करना पड़ता है, जो अक्षर ज्ञान पाने के लिए बच्चे बहुत मशक्कत करते हैं, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में मनुष्य को करना पड़ता है। अर्थात सृष्टि के विकास में ही वही मशक्कत मनुष्यों को करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। अर्थात इस कविता में कैसे अनामिका जी ने सांत्वना और आशा का रूप इसको प्रदान किया है, अर्थात आशा की किरण जगाई है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कविता में एक प्रवाह विश्वासवाद के प्रवाह का बोध कराता है, अर्थात एक प्रवाह में विश्वासवाद के बोध कराया गया है, जिसमें आशा और सफलता का मूल मंत्र दिया गया, जिसमें आशा और सफलता अर्थात उम्मीद और सफलता का मंत्र दिया गया। विकास के क्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे उत्साह और पतन के मार्ग में गुजरना पड़ता है। अर्थात जब विकास के क्रम में व्यक्ति जुड़ता है तो पहले तो उसको बहुत उत्साह होता है, और जब उसके साथ पतन होने लगता है, अर्थात जब वो विफल होने लगता है, तो उसको बड़ी दुख होने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अतः अक्षर ज्ञान करने वाली ममता की मूर्ति माँ सांत्वना और आशा का बोध कराती है, और तभी माँ जो है उसको सांत्वना की आशा बोध कराती है और शिशु को कोमलता प्रदान करती है, और इसी कोमलता में शिशु का प्रयास सफलता के चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अर्थात जब माँ उत्साह भरती है तो बालक फिर प्रयास करता है और वह इस बार सफल हो जाता है। अब हम देखेंगे व्याख्या में देखेंगे तो व्याख्या में प्रश्न 9 है, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े का लुढ़कता हुआ उसका घ। गमले सा ग और घ सीखने में बच्चे को क्या कठिनाई हो रही है, और ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत व्याख्यान अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है, अर्थात ये जो प्रस्तुत व्याख्यान लिया गया गमले सा टूटता ग और घ लुढ़कता घ, तो इसमें जो है शीर्षक में कवित्री अनामिका कहती है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतूहलपूर्ण होती है, अर्थात अक्षर ज्ञान सीखना बहुत कौतूहलपूर्ण होता है। इसमें बच्चे का एक चित्रमय वातावरण में विफलताओं से जूझते हुए अनवरत अर्थात निरंतर प्रयासरत आशान्वित निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी कल्पना घ को सीखना जो गमले की तरह नाजुक है में टूट जाता है, वह घड़े के समान लुढ़क जाता है। अर्थात गमले की ध्वनि में बच्चे ग व घड़े की ध्वनि में बच्चा घ सीखता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से, इस पूरे पाठ के माध्यम से कवित्री ने आशा और उम्मीद की किरण जगाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें जो है सफलता के मार्ग में कई विफलता देखने को मिलती है और हमें इससे जो है घबराना